बेटा ये आपका जो पेपर है आज का साइंस का, हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। आपको पूरा एमसीक्यू और जो फिजिक्स की क्वेश्चन है इसको हम डिस्कस करेंगे, और एमसीक्यू में सारे डिस्कस कर लेंगे। जिनका पेपर अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, जिनका खराब हुआ है और अच्छी बात है। ठीक, शुरू करते हैं बेटा। तो पहला आपके पास है कि हाइड्रोकार्बन व्हिच डज नॉट बिलोंग टू द सेम होमोजीनियस सीरीज। तो अगर आप देखो तो यहाँ जो रेशियो है यानी 4, ये क्या है, हमने क्या पढ़ा था इसमें कि CN तो हमने क्या पढ़ा था फार्मूला कि CnH2n+2। ठीक है, एक पढ़ा था CnH2n, और एक क्या पढ़ा था आपने, वो मीम 20 पे देखा होगा, 2n-2। तो बस ये सेम होमोलोगस सीरीज है, तो आप देखो किसमें जो है, तो यहाँ पे देखो +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हमसे कह रहा है नॉट बिलोंग्स टू पूछा, इसलिए नॉट बिलोंग वाला आप जाओगे। फिर कह रहा है द कलर ऑफ सोल्यूशन। ठीक, अबाउट 1 आवर प्लेसिंग अ आयरन नेल। तो अगर आयरन नेल को यानी आयरन को अगर हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यानी सोल्यूशन क्या, सोल्यूशन का कलर क्या होगा, तो बेटा वो कलर कैसा हो जाएगा उसका, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि टर्मिनल में जो ब्लू लिटमस है ये क्या करता है, इसमें कौन सी एसिड यूज होता है, नाइट्रिक एसिड यूज होता है। नेक्स्ट आपके पास है वाटर ऑफ ए क्रिस्टलाइजेशन इज प्रेजेंट इन। तो ये आपका ऑप्शन बी है, इसमें यानी कौन कौन से है बेटा, यहाँ पे सेकंड है प्लास्टर ऑफ पेरिस है, और थर्ड ऑप्शन में है वॉशिंग सोडा। ठीक, एट्थ आपका है, और ये याद रखिएगा हम सेट 1 की बात कर रहे हैं, लखनऊ रीजन में जो पेपर आया है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है कि कह रहा है कि अ टॉल टी प्लांट, ये बायो का क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन जो है डी सही है। ठीक, नेक्स्ट है द पेयर ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन ब्रेन। तो इसका जो आपका डी ऑप्शन है, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं। ठीक, इसमें आपसे कह रहा है कि अगर हम पानी ले रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो आपको पता है कि वाटर में दो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्हीं गैस को जो है इवॉल्व होना है। तो ऑक्सीजन यानी पी पे ऑक्सीजन होगा और क्यू पे क्या होगा, हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 यानी सी ऑप्शन सही है। फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, यहाँ पे कह रहा है यू हैव एक्वस सोल्यूशन ऑफ एबीसी, ये आपको दे रखा है और बताना है इसका पीएच जो है ज्यादा होगा, तो बेटा यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, हम जल्दी जल्दी इसको समझा रहे हैं आपको। खैर, लेट्स सेलेक्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट व्हिच नॉट ट्रू अबाउट द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। तो अगर हम मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो कौन सा ऑप्शन, जो कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक, तो इसमें बेटा आपका जो हो जाएगा, ये सही ऑप्शन जो है कौन सा, इट इज, हाँ इंडोथर्मिक। ये ऐसा इंडोथर्मिक रिएक्शन नहीं, क्योंकि आप खुद ही दे रहे हो हीट को, तो इंडोथर्मिक है ही नहीं। खैर, आगे बढ़ते हैं, यानी हीट हमको यहाँ से, नेक्स्ट देखिए आप। तो ये तो डिस्कस कर लिया है शायद हमने, दो बारी पेज हो गया बेटा, इसको डिस्कस कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसको पेज को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो ये वाला है, इसमें आपका शायद मोस्ट प्रोबेबली सी ऑप्शन जो है सही है, बायो का क्वेश्चन है। खैर, ये तो सबको पता है कि जो बेसिक यूनिट है, ठीक है, बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी में, वो क्या है, नेफ्रॉन है। ठीक, नेक्स्ट आपके पास है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल द डाइजेस्टिव जूस सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा जो है डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है, तो यहाँ पे ये शायद हाइड्रोक्लोरिक HCl होता है। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, ये सारे होंगे आएंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा, तो ये तो भाई कोई आंख बंद के ही कर सकते हो कि इसमें क्या है, आपसे बोला क्या है उसने। तो अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी, सी ऑप्शन आपका सही है। आंख
जो अमाउंट ऑफ लाइट है जो आँख में एंटर कर रही है उसको कौन कंट्रोल करता है? आयरिस कंट्रोल करता है। ठीक, इसके बाद इसमें तो आपको ये भी बायो का है, आपको पता है 5000 जूल किलो जूल ये आपका है। कह रहा है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ओजोन लेयर। तो इसका जो है सी ऑप्शन है, क्योंकि ओजोन लेयर को हम रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं करते हैं। तो कह रहा है इट इज यूज इन अ रेफ्रिजरेटर एंड फायर एक्सटिंग्विशर, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए असम्पशन रीजन में आ जाते हैं बेटा। तो पहला आपके पास है, लार्ज कर लिया है इसको हमने। ठीक, तो फर्स्ट आपसे कह रहा है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आर फोर मेजर्स आर आवर मेजर सोर्स ऑफ फ्यूल। बात बिल्कुल सही है, मोस्ट ऑफ द कार्बन कंपाउंड बर्न रिलीज। तो इसमें असर्शन भी सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ। तो पहले वाले का ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरा क्या है, जाइलम टिश्यू मूव वाटर एंड मिनरल्स ऑब्टेन फ्रॉम द सॉइल बाई रूट। ये बात सही है, लेकिन यहाँ पे दूसरा कह रहा है कि जाइलम टिश्यू फाउंड ओनली, ओनली नहीं होगा बेटा, क्योंकि उसमें पूरे में रहता है। तो इसका ए ट्रू है, ए ट्रू है लेकिन बी फॉल्स है। तो रीजन असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, नहीं, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपसे क्या कह रहा है, द कॉमन डोमेस्टिक, बेटा इसमें दोनों सही है। ठीक है, यानी इसका भी ए ऑप्शन हो जाएगा, में भी आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, और लास्ट आपके पास क्या है कि फूड वेब नेटवर्क आर सेवरल फूड चेन ऑपरेटिंग इन एन इकोसिस्टम, फूड वेब डिक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। ठीक, तो ये भी, इसमें भी आपका दोनों सही है, ये भी क्या है, ए ऑप्शन है। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें फिजिक्स वाले क्वेश्चन में ज़्यादा देख रहा हूँ। तो कह रहा है स्टडी इन फिगर, आपको पाथ ऑफ लाइट दे रखा कि लाइट आपकी इधर से गई। हमें पता है कि जब भी लाइट रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, याद रखिए। अगर लाइट आपकी रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से दूर जाएगी। तो यहाँ क्या देख रहे हो कि लाइट क्या हो रही है, नॉर्मल से दूर जा रही है, यानी ये लाइट डेंसर से रेयर में जा रही होगी। तो ये मीडियम आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेंसर मीडियम। ये आपका क्या है, डेंसर। ये ऊपर वाला डेंसर मीडियम होगा बेटा, डेंसर, और नीचे वाला क्या होगा, रेयर मीडियम। ठीक, तो ये आपको करो। फिर स्टेट द रीजन बेंडिंग ऑफ रिफ्लेक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो बेटा रीजन क्या है यहाँ पे कि क्योंकि लाइट की वेलोसिटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो बेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। तो बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कहीं में n21 लिख सकते हो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इक्वल टू क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट, उल्टा होगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ठीक, तो ऐसे लिख दोगे। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 उल्टा जाएगा बेटा। इस पे मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है। फिर कह रहा था स्काई अपियर डार्क टू अ पैसेंजर फ्लाइंग इन वेरी हाई एल्टीट्यूड। सेम क्वेश्चन समझो मैंने डिस्कस किया है, जो आपको मैंने PIQ कराया है कि जब भी बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होगा तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता या कम होता है, या जो पार्टिकल्स हैं एटमॉस्फेयर के वो वहाँ पे नहीं होते, जिससे लाइट स्कैटर नहीं करती है तो हमें डार्क दिखता है। तो हाई एल्टीट्यूड पे एयर के पार्टिकल्स नहीं होते हैं, जिसकी वजह से स्कैटरिंग नहीं होती है। ठीक है, डेंजर सिग्नल लाइट को, रेड को हम यूज़ करते हैं क्योंकि रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। फिर कह रहा है व्हाट इज रेनबो। तो आपको पता है एंड वी सी द रेनबो इन अ स्काई आफ्टर रेनफॉल। तो पहले तो रेनबो आपको पता ही कि अगर लाइट आपको 7 कलर्स दिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं रेनबो फॉर्मेशन हो रहा है। और आफ्टर रेनफॉल ही क्यों रेनबो फॉर्मेशन होता है, क्योंकि रेनबो के लिए हमें स्मॉल ड्रॉपलेट्स चाहिए वाटर की, और स्मॉल ड्रॉपलेट्स जब एटमॉस्फेयर में होंगी तभी रेनबो का फॉर्मेशन होगा। ठीक, और जब रेनफॉल होगा तभी वाटर जो एटमॉस्फेयर में हमको ड्रॉपलेट्स मिलेंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा व्हाट डू यू we do not clean our natural ponds or lake whereas the aquarium or swimming pool need to be clean regularly, why? बेटा जो नेचुरल पाउंड और लेक हैं वहाँ पे पानी का फ्लो होता है तो उसको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन एक्वेरियम में पानी रुका है इसलिए उसको साफ करने की जरूरत पड़ती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। ये आते हैं बेटा, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है कह रहा स्टूडेंट जो है उसको कैंडल दे दी गई है, ठीक है, और हमको दे क्या रखा है यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है बेटा ऐसे। अब इधर आप ऑब्जेक्ट रखते जा रहे हो, इधर इमेज बनती जा रही है।
पहले आप ऑब्जेक्ट कितना दूर पे रखिए आपने 90 पे, और आपको इमेज कितनी मिली 18 पे, यानी ऑब्जेक्ट इधर बहुत दूर रखा गया और इमेज यहाँ पे कहीं पास में मिली। ऐसे इधर की जो डिस्टेंस है बेटा वो कैसी है, निगेटिव है, और इधर की जो डिस्टेंस है वो कैसी है, पॉजिटिव है। ऐसे आप करते चले गए। ठीक, अब एक चीज केस देखिए यहाँ पे कि 30 पे आपको 30 मिल रहा है, ये वाला, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। ये कब होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा और इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तभी तो होता है। यानी यहाँ जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी जिसको हम 2f कहते हैं वो आपको दे रखा है। ठीक है, ये डिस्टेंस कितना दे रखा है 30, ये भी डिस्टेंस कितना दे रखा है 30। अब अगर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस पता है तो अब यहाँ से आप बाकी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। तो पहला पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन में। पहला पार्ट आपके पास क्या है, कह रहा व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको फोकल लेंथ बताना है, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया। ठीक है, तो फोकल लेंथ क्या होता है, F इजिकल टू r/2, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके जो ऑप्टिकल सेंटर है इसकी डिस्टेंस कितनी होती है, यही क्या होता है, रेडियस होता है, यानी 30। तो 30/2, तो आपको फोकस कितना मिल जाएगा इसमें 15। तो फोकस हमको मिल गया बेटा 15। ठीक, तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका, हमें फोकस बताना था, फोकस हमारा हो गया 15। दूसरा क्या है, which is not, which one of the set of observation is not correct and why। ठीक है, अब देखो इसमें तो आप जो लास्ट वाला ऑब्जर्वेशन है ये वाला, इसको देखिए। हमें क्या पता है कि अगर ऑब्जेक्ट जिसका ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है तो फोकस कहीं यहाँ पे आएगा इधर वाला, और जब भी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो इमेज अब इधर नहीं बनेगी, इमेज घूम के इस तरफ आएगी बेटा, इस तरफ इमेज बनेगी। अब इस तरफ इमेज बनेगी। तो लास्ट वाले केस में जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से कम है, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से कम है तो इमेज जो है वो यहाँ ना बनेगी, और ये बेसिकली इधर बनेगा और निगेटिव में बनेगा। ठीक है, यानी यहाँ साइन क्या होगा, निगेटिव। तो जो 8th वाला ऑप्शन है ये क्या है, ट्रू है, क्योंकि इमेज डिस्टेंस यहाँ पे पॉजिटिव दे रखा है, जो कि होना क्या चाहिए था, निगेटिव। फिर ड्रॉ डायग्राम शो द इमेज फॉर्मेशन ऑफ एनी करेक्ट सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप कोई भी डायग्राम बना सकते हो, मुझे लगता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला ही बना लीजिएगा, बहुत आसान है। खैर अगला करते हैं बेटा इसमें। तो अगला जैसे आपके पास है क्वेश्चन नंबर 32 हमको क्या बोल रहा है, कह रहा है अ पर्सन यूज अ लेंस 2 डायोप्टर, पावर हैज अ स्पेक्टिकल्स कंटेनिंग अ विजन। ठीक, किसी के पास जो पावर है वो कितनी है, इसकी पावर इसकी दे रखी है +2 डायोप्टर। अब पावर से आप क्या करोगे, फोकस निकाल सकते हो। फोकस इक्वल टू क्या होता है 1 पावर, बेटा 1/2 किया आपने, कितना आ जाएगा 0.5। अब इसको क्या करोगे, ये कितना आया मीटर में, 100 से डिवाइड, तो फोकस आपका कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। अब जब देखो कि फोकस यहाँ पे पॉजिटिव है, फोकस पॉजिटिव किसका होता है, कॉन्वेक्स का। तो कौन सा लेंस है ये, कॉन्वेक्स लेंस है। और कॉन्वेक्स लेंस किसको लगता है, जिसके आंख का पावर क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, तो इसको कौन सी डिफेक्ट है जिसमें फोकस आपका क्या हो गया है, बढ़ गया है। एक एक करके समझ लेते हैं। तो नेम द डिफेक्ट ऑफ विजन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम। ठीक, फिर कह रहा है लिस्ट द 2 कॉज ऑफ दिस डिफेक्ट, डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ तो भैया हम निकाल दिए। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि इसमें जैसे उसको पावर पॉजिटिव है, यानी पावर पॉजिटिव। अब ये कौन सा लेंस है जिसके पावर पॉजिटिव होती है, तो ये लेंस है आपका कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, अब यानी हुआ क्या होगा कि आंख का जो लेंस है वो कैसा हो गया होगा, थिन हो गया होगा, तभी तो कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत है। और थिन कहाँ होता है, जिसमें बेंडिंग कम होती है। ठीक है, तो थिन लेंस कब होता है, जब दूर का बहुत देखते हो आप, जब दूर का बहुत देखते हो, यानी हाइपर मायोपिया। तो कौन सा डिफेक्ट हुआ है यहाँ पे, हाइपर मायोपिया। क्यों यह होता है, जब आप दूर का देखते हो या लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आप ज्यादा देखते हो, इसकी वजह से आपका क्या होगा, जो लेंस है वो थिन हो जाता है, लेंस थिन हो जाता है बेटा। आगे बढ़ते हैं। फिर लास्ट है इसमें, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। मतलब ये समझो 9th क्लास का क्वेश्चन दे दिया आईसीएसई बोर्ड का। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या है, कि अगर कोई भी 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल क्या है, कि अगर वर्क डन कितना, अगर हम 1 कूलाम का चार्ज एक से ए पॉइंट से बी पॉइंट ले जा रहे हैं और 1 जूल का वर्क कर रहे हैं, तो 1 कूलाम चार्ज पे 1 जूल का अगर आप वर्क करोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। ठीक, आगे बढ़ते बेटा। पहला व्हाट इज द सिंबल ऑफ गिवन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये क्या है, अमीटर है, और ये क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है, यानी रिहोस्टेट है। वेरिएबल रेजिस्टेंस लिखिए या रिहोस्टेट लिखिए, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। यहाँ एरो बना है। ठीक, अब ये भी आ गया बायो वाला पोर्शन, हम आगे बढ़ जाते हैं इससे खट से। ये देखिए अपना इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड का आ गया। ठीक, बिल्कुल समझो, इससे आसान कुछ है नहीं। मैग्नेटिक फील्ड के दोनों क्वेश्चन आए हैं। कह रहा है व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड, कह रहा है व्हाट आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइन।
तो आप कह दोगे कि द स्पेस अराउंड ए मैग्नेट इन विच इट इफेक्ट कैन बी डिटेक्टेड, तो वो जो स्पेस है उसी को हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फील्ड, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। फिर कह रहा है हाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटरमाइन, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे डिटरमाइन करते हैं बेटा, मैग्नेटिक कंपास से। ठीक, तीसरी बात क्या है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो बेटा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऐसे है, ठीक है, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप आप ले लीजिए, और आप इसका डायग्राम बना सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाती है। इसमें मैंने आपको दो बताया था, एक क्या होता है कि इसके अंदर नॉर्थ बनता है अगर आपकी डायरेक्शन ऐसी है, एक क्या होता है इसके अंदर साउथ बनता है, ठीक है। तो नॉर्थ और साउथ आप बना सकते हो, बाकायदा इसकी डायरेक्शन भी बना सकते हो करंट की डायरेक्शन लेके। ठीक, इसके अलावा क्या कह रहा है, नेम द टू फैक्टर व्हिच अ मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कॉइल इज डिपेंड। तो बेटा दो फैक्टर जिस पे जो मैग्नीट्यूड डिपेंड करेगा, पहला फैक्टर क्या है कि कितना करंट है, अमाउंट ऑफ करंट। दूसरा क्या है कि आप वायर से कितना दूर हो, कितना पास हो। ये दो फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा। पहला अमाउंट ऑफ करंट है बेटा, और दूसरा क्या है कि हम वायर से कितना दूर या कितना पास में है, डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। ठीक, वही यहाँ भी था। फिर यहाँ भी फील्ड लाइन कह रहा है कि वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन वाई कैन नॉट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस ईच अदर। तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो क्रॉस करेंगी तो उस जगह पे दो डायरेक्शन होगा, और कंपास के रखने पर हमको एक ही डायरेक्शन मिल सकता है, दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन वहाँ पे क्रॉस नहीं कर सकती। फिर आपको ड्रॉ करना था, और आपसे क्या कह रहा है, ड्रॉ अ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोइंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनाइड। आपको सोलेनाइड बनाना है लॉन्ग स्ट्रेट, ये आपका सोलेनाइड हो गया। एक तरफ आप इसमें नॉर्थ ले लीजिए बेटा, एक तरफ साउथ, और इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप बना सकते हैं खट से, ये हो गया। ठीक है, ऐसे बनाते जाइए। फिर आपसे कह रहा है स्टेट द कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनाइड। तो बेटा जो बार मैग्नेट के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो सोलेनाइड के पास सेम है, यानी सोलेनाइड किस तरह बिहेव कर रहा है, बार मैग्नेट की तरह। ठीक, इसके बाद कह रहा है नेम एनी टू फैक्टर व्हिच मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ सोलेनाइड डिपेंड। यहाँ भी वही चीज है, सोलेनाइड में क्या है, नंबर ऑफ टर्न, और क्या है, अमाउंट ऑफ करंट। तो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और जितना टर्न होगा सोलेनाइड में, जितनी ज्यादा टर्न बनेंगे उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर बनती रहेगी। यही दो फैक्टर है। आगे बढ़ते बेटा, ये तो फिर बायो वाला आ गया, केमिस्ट्री वाला। खैर, ये देखिए लास्ट क्वेश्चन ये है आपका, और इसको थोड़ा सा क्रॉप करते हैं, क्रॉप कर। एक ही क्वेश्चन बेचारा आया है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से, बताओ, एक क्वेश्चन ये आया है, एक उधर आया छोटा सा, बहुत नाइंसाफी हो गई है। खैर बेटा, इसको करते हैं। अब जरा देखो कि आपसे कह क्या रहा है इस क्वेश्चन में, कह रहा है ड्रॉ द सर्किट डायग्राम शोइंग द अबव टू रजिस्टर एक्स एंड वाई। ये एक्स एंड वाई ज्वाइन इन पैरेलल विद सेम बैटरी। तो ये दो रजिस्टर हैं, इनको पैरेलल में बना के डायग्राम बनाना है। एक आपने ए ले लिया बेटा, दूसरा आपने ये ले लिया। ठीक, एक आपके पास 3 ओम है, दूसरा आपके पास 6 ओम है, और हम इसको क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर लेंगे। तो ये बैटरी है आपके पास, ठीक, और ये आपके पास अमीटर को आप ऐसे लगा लोगे यहाँ पे। ठीक, अब बात है वोल्ट मीटर की, तो वोल्ट मीटर ऐसे लग जाएगा। ठीक, ये आपने बना लिया। तो हमें ये करना था कि इनको कनेक्ट करना था, ये आपका एक उल्टा हो गया बेटा, इस तरफ माइनस है, ठीक है, तो हमें यहाँ माइनस करना पड़ेगा। ठीक, ये आपका हो गया इस तरफ माइनस। ठीक, ऐसे आप बना लीजिए खट से। तो सबसे पहले बस ये सर्किट आपको बनाना था। फिर दूसरे में कह रहा है इन विच कॉम्बिनेशन द रजिस्टर will be potential difference across x and y and current to x and y be the same। ठीक, तो अब आपसे कह रहा है कि दोनों किस कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट क्या है अलग आपको बताना है। तो पहले आप क्या करिए, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा इन दोनों x एंड y के पास। तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, करंट निकाल लेते हैं। ठीक, करंट आपको ऐसे दे रखा है, तो करंट I इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। I कितना दे, V कितना दे रखा है, 2 वोल्ट दे रखा है। आर कितना होगा, तो दोनों सीरीज में है, तो 3 और 6 ये ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9, तो 2/9। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना आ गया, सॉरी करंट कितना आ गया, 2/9 एम्पियर। ये आपका करंट आ गया। अगर आपसे कह रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए एक्स वाई के क्रॉस, अगर हमें इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स वाई, एक्स और वाई के क्रॉस, तो आप सीधा सीधा चाहो तो लिख सकते हो यही होगा,
या आप सब फार्मूला लगा दो कि आई इंटू आर, फार्मूला यही है भाई। तो रेजिस्टेंस एक्स वाई, अब आई कितना आ गया है 2/9 और रेजिस्टेंस कितना है आर एक्स वाई, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है बेटा 6 + 3 9, तो 9 से 9 कैंसिल हो गया। तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन एक्स वाई के क्रॉस कितना आ गया 2 वोल्ट। तो करंट कितना आया 2/9 और पोटेंशियल कितना आ गया 2 वोल्ट। अब जरा इसमें देखो, यहाँ ये पैरेलल में है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो आप सीधे कह सकते हो कि इस केस में पोटेंशियल कितना होगा, इसमें पोटेंशियल कितना होगा जितना यहाँ पे लगा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 2 वोल्ट। अब बात आई करंट की कितनी होगी, तो करंट निकाल लीजिए। तो करंट निकालने के लिए आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो आई इजकल टू कितना आ जाएगा बेटा, आई इजकल टू वी अपॉन आर। अब बेटा ये दो पैरेलल में है तो इसमें आर निकालिए, तो आर इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/6 + 1/3। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे 6 आ गया, तो ये 1 आ गया बेटा, ये 2। जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो यहाँ पे 1/r इजकल टू 3/6, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई 2। ठीक है, आर की वैल्यू 2 आ गई, तो वी आई इजकल टू वी की वैल्यू कितनी है 2, आर की वैल्यू भी कितनी 2 है, तो करंट कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। तो पैरेलल केस में अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में सेम है, अगर सीरीज में ले रहे थे दोनों को एक साथ और पैरेलल में ले रहे थे दोनों को एक साथ हमको मिल रहा था, लेकिन करंट दोनों में अलग अलग मिल रही है। ठीक, फिर लास्ट क्या है, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। भैया हम निकाल चुके हैं, यही आपको कर देना था, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, तो ये आपको करना था बेटा, यहीं पे बाइंड अप कर दिया इसको। पेपर कैसा भी हुआ हो सकता है आप उदास हो, अच्छा ना लगा हो सकता है बहुत अच्छा हो, कि कोई कोई बहुत खुश होगा। दोनों को संयम बरतना है, क्योंकि आगे बहुत पेपर है भी आपका, और कोई ये ऐसा नहीं कि बोर्ड का ये लास्ट पेपर है। मैंने देखा है बहुत सारे टॉपर रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है उनसे। ठीक, बाइंड अप करते बेटा।